हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क और एनर्जी पे थोड़ी सी चर्चाएं करी थी कि किस तरह से वर्क और एनर्जी को आपस में रिलेट करते हैं, किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बेसिस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था। कुछ बातें ये करी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये क्यों हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या ये हेल्प करता है और किस तरह से ये जो हमारी कैलकुलेशन है उसको डिक्रीज करता है, किस तरह हमें इंटीग्रेशन से बचाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी लास्ट टाइम पे। ये देखा था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आई थी वो अगर हम लोग डिफाइन कर, देखो बातें क्या थी कि अगर दो हम लोग लेवल कोई भी ले रहे हैं तो उनकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की फिक्स नहीं होती, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो हमेशा फिक्स होता है। बात करी थी, ठीक है। आप रेफरेंस लेवल चुन सकते हो, वहां पे जीरो मान सकते हो, आप कुछ भी कहीं पर भी एक रेफरेंस लेवल चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। आज उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ और बातें करेंगे। मान लो लास्ट में जो हम लोग बात कर रहे थे उसी पे एक हाथ बातें करते हैं। क्या चीज? मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग थी, ठीक है। इस तरह से स्प्रिंग थी एम मास की, ठीक है। ये मान लो इसकी नेचुरल लेंथ, ठीक है। और इस स्प्रिंग को मान लो हमने इस तरह से इलोंगेट किया, ठीक है। इस तरह से हमने इलोंगेट किया और हमसे बोला गया कि मान लो यहाँ पर है, ठीक है। और हमसे ये बोला गया कि बताओ हमने इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कुछ मान लो आप 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 3 मीटर है। तो हमसे बोला गया कि बताओ जब हमने इसको 2 मीटर से 3 मीटर तक इसको ले गए तो इसको खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसको कितना वर्क डन करना पड़ा है। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि अच्छा वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन हम किस तरह से निकालेंगे? इंटीग्रेशन माइनस के एक्स हमारा फोर्स है इंटू डी एक्स। अगर हम खिसका रहे हैं तो इतना हमारा वर्क हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमें? 2 मीटर से 3 मीटर तक। क्या आ जाएगा? माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3 क्या आ जाएगा? माइनस के बाई 2 3 का 9 माइनस 4 है ना। कितना आ गया आपका पास? -5k/4 -5k/4। आपने इंटीग्रेशन कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन ध्यान से सोच, अगर मैंने ये बोल दिया है कि हमें वर्क डन निकालना है और आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, तो हमें एक बात ये पता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। पता है ना? तो हम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालें या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल निकालें, क्या हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा? अब ध्यान से देख, हमने बोला था कि नेचुरल लेंथ पे जनरली जो हम यू डिफाइन करते हैं वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कहां से? एक गलती यहां पे ये मत करना कि यहां से यहां तक के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, नहीं। हमें इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे तो इसी वर्क के बराबर आना चाहिए। ये हमारी सोच है अभी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर कितनी एक्स की वैल्यू 3, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या होता है? यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो यू इनिशियल कितना होगा? यू इनिशियल भाई ये पॉइंट और यू फाइनल ये वाला पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में वर्क डन निकालना। तो यू इनिशियल कितना हो गया? हाफ के, यहाँ पे x कितना? 2, यानी k का स्क्वायर 4, सॉरी x का स्क्वायर 4, ठीक है। u फाइनल कितना हो गया? हाफ k इंटू 9, हाफ k इंटू 9, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो u इनिशियल माइनस u फाइनल कितना आ गया? u इनिशियल माइनस u फाइनल कितना आ गया? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये 2 है, ठीक है। हाफ k 4 से 9 गया, माइनस का 5 माइनस का 5, तो ये आ रहा -5k/4। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे ये 4 नहीं, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 था, ये 2 अपॉन वाला था। अब खुद ध्यान से सोचो कि हम इंटीग्रेशन करके एक बड़े से, भाई यहाँ तो मान लो छोटा सा इंटीग्रेशन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचो बड़ा होता तो क्या करते? तो हमें ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमें इंटीग्रेशन से बचा लेता है। मान लो यहीं पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो अपन आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक करने वाले, मैंने एक कोर्स किया भी हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे जाके, इसको देखने के बाद वो कॉन्सेप्ट जो है ना फील दे देगा एकदम से। देखो मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू मान लो कुछ r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। इसको फिक्स कर दिया जाता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है और इसको रिलीज कर दिया जाता है, इसको रिलीज कर दिया जाता है। आपसे बोला जाता है कि बताओ अभी जब ये यहाँ से 2r डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर इसकी भाई ऐसे रखे हुए हैं दो, ठीक है, भागना चाह रहे हैं दोनों क्योंकि रिपेल करेंगे आपस में, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो ये भागेगा इधर की तरफ। तो आपसे बोला जा रहा है जब ये 2r डिस्टेंस पर, यहाँ से 2r डिस्टेंस पहुंच जाएगा, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर आप यहाँ पे वर्क, भाई यहाँ पे आप जाकर के x डिस्टेंस पर जाकर के इसके लिए हम फोर्स लिखेंगे, क्या फोर्स लग रहा है इस पर, तो हम लोग लिखेंगे -k, सॉरी
हाँ माइनस के क्यू स्क्वायर बाई किसी एक्स पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर है तो फोर्स की डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ले ली है। फिर आप इसको डी एक्स पे इंटीग्रेट करेंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, आर से टू आर तक इंटीग्रेट करेंगे, तब इसका आंसर आएगा। लेकिन सिंपल वन लाइन सॉल्यूशन क्या है इसका, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अभी एकदम से डिटेल में मैंने से नहीं समझाया, लेकिन सिंपल सी बात है, आप यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर एनर्जी कितनी थी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन केस ऑफ चार्जेस वो किस तरह से लिखते हैं, के क्यू इन क्यू टू बाई आर। तो क्यू इन क्यू टू क्या है, क्यू क्यू, यानी के क्यू स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बस यहाँ से सॉल्व करके वी की वैल्यू निकाल लो, सिंपल से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, उसको जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, टू से टू कट जाएगा, एम अपॉन में आ जाएगा, यहाँ एम भी है ना, एम अपॉन में आ जाएगा, अंडर रूट ले लो, आंसर है वही। तो पोटेंशियल एनर्जी या बेसिकली एनर्जी का कॉन्सेप्ट बोले तो हमें सवालों को इजी कर देता है काफी क्वेश्चंस में। अब जैसे सोचो ध्यान से, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको यहाँ से एच हाइट पर है, ग्राउंड से वो एच हाइट पर है, उसको यहाँ से रिलीज छोड़ दिया गया, रिलीज्ड। अब ध्यान सोच, जब हम इसको काइनेमेटिक्स में या कभी करते हैं प्रॉब्लम को, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक्स डिस्टेंस पर आकर के हम फोर्स लिखते हैं, ठीक है, फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा आंसर आता है। लेकिन वन लाइन सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल कितनी थी, mgh, हमसे बोल देगा बताओ फाइनली इसकी वेलोसिटी, जब ये सबसे नीचे पहुंचने वाला होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर एनर्जी जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh लिख दो, और यहाँ पे एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा करके चीजों को आसान बना देते हैं, इस तरह से चीजें आसान हो जाती है। क्या बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, पक्का उतारो। अच्छा, तो अब एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलेंगे इनको, लेकिन बेसिक जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है यही से शुरू होता है। तो आपको जब बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प से उनको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। किस तरह के क्वेश्चंस, देखो ध्यान से, मान लो आपसे बोल दिया गया कि बताओ एक ये रॉड है, इस तरह की रॉड है, ठीक है, इसकी ये बेसिकली 1/4 ऑफ अ रिंग है, ठीक है ना, 1/4 ऑफ अ रिंग, इस तरह की गोल्ड रिंग थी, उसका हमने 1/4 कर लिया, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, r, ठीक है, यहाँ पर कहीं इसका सेंटर है। आपसे बोला गया कि बताओ कि इसका जो क्या बात कर रहे थे अपने, कि इसके लिए हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इसकी हाइट भाई h है ये, तो ये भी r होगा, सॉरी h नहीं, हाँ r है। तो एक्चुअल में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की, इसका टोटल मास m है, अगर इसका टोटल मास m है, इसकी रेडियस r है, तो बताओ इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कैलकुलेट करनी। तो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जब भी इस तरह के कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें थीटा पर जाकर के एक डी थीटा का हमने एलिमेंट काट लिया, ठीक है, ये डी थीटा का हमने एलिमेंट काट लिया, इसकी लेंथ क्या होगी, क्या आर डी थीटा लिखेंगे इसको, क्या इस लेंथ में जो छोटा सा मास हम डीएम लिखते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपको ये एलिमेंट लेने वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने एक हाउ टू टेक एलिमेंट वाली वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी कुछ दिन पहले की है, तो मेरे बाल बड़े बड़े से हुआ करते थे तब की वो वीडियो, काफ़ी पुरानी है, ठीक है, उसको आप देख लो, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लो। तो उससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें जो हैं अब जो, क्योंकि हमारी जो मैकेनिक्स है वो एडवांस मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग अच्छे तरह से एलिमेंट्स लेंगे, रिंग हो गई हमारा, जो भी स्फीयर हो गया, डिस्क हो गई, इसमें किस तरह से एलिमेंट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इस पर मैंने उसमें चर्चा करी हुई है, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लो। तो डीएम जब हम लिखेंगे तो डीएम क्या लिखते हैं हम, इसके लिए जो टोटल मास है दैट इज एम, कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस लेंथ इज पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू क्यों, कि टोटल होती है 2 पाई आर, उसका आधा होता है पाई आर और उसका भी आधा कितना है, पाई आर बाई टू। तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ इनटू वो लेंथ आर डी थीटा। इसमें कोई दिक्कत, आर ने आर को मार दिया, क्या आ गया यहाँ से 2m बाई पाई इंटू डी थीटा, ये आ गया छोटा सा मास, ये आ गया छोटा सा मास हमारे पास हमें मिल गया। अच्छा हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इस डीएम मास के लिए छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, डी भाई डीएम मास कितनी हाइट पर, देखो ध्यान से, डीएम मास है उसकी हाइट क्या है, दिस हाइट इज डीएम मास की हाइट, तो ये अगर आर है ये थीटा है, तो दिस इज विल बी आर साइन थीटा, ये क्या होगी आर साइन थीटा। जब इसके में लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डीएम, क्योंकि एम जी एच होती है ना, तो डीएम जी एच क्या है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत, डीएम क्या है हमारे पास 2m बाई पाई
इंटू डी थीटा बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, जी आर को छूटा क्या, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया हमारे पास डी यू। इंटीग्रेट कर दो, थीटा की लिमिट कहाँ से कहा था, क्या 0 से लेकर के पाई बाई 2, कहाँ से 0 से लेकर के पाई बाई 2, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास 2mgr बाई पाई, 2mgr बाई पाई इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और जब लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू पाई बाई 2, तो पहले 0 पुट करेंगे कि माइनस लगा हुआ है, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो सिंपल आ जाएगा 2mgr बाई पाई, पाई, कोई दिक्कत, 2mgr बाई पाई। ये बात बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई भी लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर इस तरह से ना बोल करके मैं इस तरह से बोल सकता था, क्या कि हमारे पास एक ये इस तरह का एक रिंग है, ठीक है, मास वास कुछ नहीं इसका कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, और इसमें एक चेन लटकी हुई इस तरह से, एक चेन है जो इस पर रखी हुई है इस तरह से, ठीक है, तो आपसे बोला सकता था बताओ अगर इसका टोटल मास m है, आपको ये ना देख करके ये दे सकता था, तो सिंपल उसका भी आंसर क्या आएगा 2mgr बाई पाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जनरलाइज किस तरह से किया जा सकता है, आपको एक थीटा आर्क दिया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से, ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, मैंने तो सबसे डिफिकल्ट केस लिया, क्या कि ये वाला जो इसका एंड है वो θ1 पे है और ये वाला एंड जो है θ2 पे है, ये वाला एंड जो है वो θ2 पे है, तो फिर वही करेंगे, थीटा पर जाकर के डी थीटा का एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ क्या होगी आर डी थीटा, यहाँ पर जो डीएम मास लिखेंगे सेम आएगा, फिर जो लिखेंगे बस चेंज क्या हो जाएगा कि जो लिमिट्स आ जाएंगे u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2mgr बाई पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे आप, θ1 से लेकर के θ2 तक, बस लिमिट्स का आप ध्यान रखो, ठीक है ना, आर का भी निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा सिंपल से एक बात सोचो ध्यान से, क्या बात समझे ध्यान से, यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या, एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन देख लो एक बार कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से सब सही है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें आपको समझ आ गई, कंफ्यूजन भी आ रहा है, और अगर आपको एलिमेंट लेने वगैरह में भी कोई दिक्कत हो तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लो, ठीक है, उससे क्या होगा आपके सारे जो बेसिक्स हैं, एलिमेंट किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, कौन से सिस्टम में कौन सा एलिमेंट लेते हैं, लाइक अगर रिंग है तो किस तरह का एलिमेंट लेंगे, अगर डिस्क है तो किस तरह का एलिमेंट लेंगे, अगर स्फीयर है तो किस तरह से एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ये सारी बातें मैंने उसमें करी हुई है, ठीक है ना, तो अगर आप उसको एक बार देख लोगे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, तो पहले उसको उतार लो। अच्छा, तो हमने वर्क की डिफिनेशन देखी, वर्क की डिफिनेशन हमने क्या देखी, ध्यान से देखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, सॉरी इसको इस तरह से देखो, पोटेंशियल डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ये हमने देखा, माइनस डी डब्ल्यू, ये हमने देखा वर्क और पोटेंशियल जी में किस तरह का रिलेशन आ रहा था। अच्छा भाई, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ टाइम्स डी एक्स, माइनस एफ टाइम्स डी एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहे। यहाँ से हम एफ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम एफ को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये सिंपल एक्स डायरेक्शन में बात है। लेकिन अगर हम एफ को जनरलाइज करें, इसी स्टेटमेंट को हम जनरलाइज करें, तो क्या हम एफ को लिख सकते हैं इस तरह से, एफ को जनरलाइज करके लिख सकते हैं इस तरह से कि माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ध्यान से देख क्या लिखा, क्या रिलेशन सेम लिखा हुआ, यहाँ पे x में था सिंपल, तो हमने यहाँ पे d लगाया हुआ था, लेकिन जब इसको हम अलग अलग सारी डायरेक्शन से तोड़ देंगे तो उसको पार्शियली हम डिफरेंशिएट करके इस तरह से लिख देते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल सा एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है, और बहुत जगह पे ये काम आता है आपको, अगर पोटेंशियल जी दी है वहां से आप फोर्स और फोर्स से पोटेंशियल जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जनरली मैंने क्वेश्चन में देखा हुआ है कि आपको u दिया होता है, जो u है वो XYZ के टर्म्स में दिया होता है, ठीक है ना, तो उसको हम सिंपली क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, पहले उसको हम पार्शियली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, फिर इसी को हम पार्शियली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, फिर उसको हम पार्शियली z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और तीनों क्वांटिटीज को कैलकुलेट करके यहाँ पर रख देते हैं, हमारे पास फोर्स का रिलेशन मान लो इस तरह से ना दिया हुआ u में कुछ इस तरह से दिया हुआ 3x² yz³, इस तरह से ना दिया हुआ है। अब सोचो हमें बोल दिया जाए कि बताओ अगर इस तरह का पोटेंशियल है, तो बताओ पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल जी, ठीक है, अगर जनरली में पोटेंशियल बोल जाऊँ तो क्वांटम मैकेनिक्स वाली आदत है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल जी क्वांटम मैकेनिक्स में बात एक ही होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकल जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की पोटेंशियल जी दी हुई है आपको, तो उसके लिए बोल सकता है बताओ क्या फोर्स फील्ड होगा, तो फोर्स हम किस तरह से करेंगे, इसको आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 6
6xyz क्यूब, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई क्या आ जाएगा आपके पास, डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा 3x² z क्यूब, और डेल यू बाई डेल z क्या आ जाएगा आपके पास, 3×9x² yz²। बस तीनों चीजें आ गई, उठा के यहाँ पर रख दो। फोर्स क्या जाएगा आपके पास, -6xz क्यूब, सुनना मेरी बात, -6xyz क्यूब आई कैप, -3x² z क्यूब जे कैप, -9x² yz² के कैप। यही फोर्स है, यही फोर्स है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लो इसको, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। हालांकि लग रहा होगा बिल्कुल जरा सा, लेकिन काफी यहाँ से हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक इस तरह का रिलेशन आता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आता है वो रिलेशन, लेकिन यहाँ पर किसमें, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। उतार लो इसको। तो आई होप यहाँ तक की बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे, जो कि अगर बात करी जाए तो इस जो हमारा पूरा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी का, उसकी एक जान सी होती है इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिक्स सीखने को मिलती है हमें, ठीक है। क्या चीज़, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में जब भी इक्विलिब्रियम सिखाया जाता है तो आपको कुछ इस तरह से, आपने पहले भी सीखा होगा अगर, तो कुछ इस तरह का बनाया जाता है, एक कर्व बनाया जाता है जिससे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह का आपने कर्व देखा होगा, कोई दिक्कत। अब किस तरह से इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, मान लो हमारे पास एक बॉल है जो कि यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, एक बॉल है जो कि यहाँ पर रखी हुई है, और एक बॉल है जो कि यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। वो ध्यान से सोच कि अगर तुमने इस बॉल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, क्या ये बॉल नीचे की तरफ ढुलक जाएगी, या आप थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर कहीं पर भी आप डिस्प्लेस करो तो क्या बॉल नीचे की तरफ ढुलक जाएगी। ओके, बात नोट कर ली, ठीक है। आप इस बॉल को थोड़ा इधर या थोड़ा उधर डिस्प्लेस करो तो क्या होगा, एक्चुअल में हल्की सी चढ़ेगी, फिर क्या वापस आ जाएगी, आ जानी चाहिए, आइडियली होना चाहिए, वही होता भी है, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करो तो एक्चुअल में क्या होगा, जितना आपने डिस्प्लेस कर दिया उतनी दूरी पर जाकर के वो रुक जाएगा। ये नहीं कि भागते ही चला जा रहा है या वापस आ गया, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। जितना आपने डिस्प्लेस किया उतना वो डिस्प्लेस हो जाएगा। हमने तीन चीजें देखी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को हल्का सा, ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करने पर, हल्का सा भी आपने डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से, तो एक केस ये बन रहा है कि वो वहां से परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है, मतलब भाग ही जा रहा है वहां पे, ठीक है। लेकिन दूसरा केस क्या बन रहा है कि वो हल्का सा डिस्प्लेस करने पर वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। और तीसरा हमने केस देखा कि अगर हम उसको वहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जितना हमने डिस्प्लेसमेंट उसमें दिया है वो उतना डिस्प्लेस हो करके उसी स्टेट पर पहुंच जा रहा है जितना हमने डिस्प्लेस कर दिया, सिंपल सी बात। तो इस बेसिस पे हमने इसको तीन कैटेगरीज में रखा। ये बिल्कुल अनस्टेबल था, हमने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया, भाग गया, यानी इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में इक्विलिब्रियम इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। ये किस तरह का है, क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल है। और ये हमारा ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है, ये हमारा न्यूट्रल है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोई डाउट, अच्छा ये बात आ गई, ओके। और ध्यान से सुन मेरी बात कि एक्चुअल में हमने एक रिलेशन लिखा, हमने क्या रिलेशन लिखा था, F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बाई डेल वाई यू जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। क्या रिलेशन हमने लिखा है, ओके। वो ध्यान से सोचो कि अगर u कांस्टेंट है, सॉरी हाँ, अगर u कांस्टेंट है, अगर u कांस्टेंट है तो f की वैल्यू क्या है, क्या f की वैल्यू जीरो, f की वैल्यू जीरो। अब सोच कि इस पॉइंट पे जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम में है, ये नहीं बोल रहा हूं कि ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये रुकेगा ही नहीं, तो रुका हुआ है, लेकिन जब हिला रहे हैं तब की बात है अनस्टेबल, ठीक है। तो रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स हमारा जीरो है, यहाँ पर भी फोर्स जीरो है और एग्जैक्टली यहाँ पर भी फोर्स जीरो है, ओके। वहां की बातें हम जनरली नहीं करते, हम ये दो केसेस से मतलब है, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से सुनो, तो एफ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि माइनस डी यू बाई
डी, चलो वहाँ तो लिखा हुआ है, फिर भी आप समझ लो डी यू बाई डी आर मैंने लिख दिया, ठीक है, डी यू बाई डी आर लिख दिया, एक्स वाई जेड तीनों इंक्लूड है इसमें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एफ जीरो है, अगर यहाँ पर फोर्स जीरो है, इसका मतलब, एक सेकंड यहाँ पे कीड़ा है, हाँ तो भाग गया वो, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ पर फोर्स जीरो है तो एक्चुअल में फोर्स क्या है, किसी बराबर डी यू बाई डी एक्स, तो हम सिंपल एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स भी क्या यहाँ पर होगा जीरो, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा जीरो, ठीक है। और जनरली याद करो मैक्सिमम मिनिमम में आप इस तरह की कंडीशंस पढ़ते हो कि अगर जो भी कोई मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, वहाँ पर जो उसकी स्लोप होती है वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से आप यहाँ पर स्लोप खींचोगे तो क्या बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होगी जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसकी स्लोप क्या होगी जीरो, तो यहाँ पर भी क्या होता है फोर्स जीरो, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा जीरो, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा जीरो। लेकिन आप जब स्लोप की भी स्लोप लोगे, जब आप स्लोप की भी स्लोप लोगे, यानी आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमा के केस में यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में इट विल बी लेस देन जीरो, इट विल बी लेस देन जीरो। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में यहां पर जब आप स्लोप की स्लोप लोगे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, ये बिल्कुल कंडीशन है, इनको याद रखना है बिल्कुल दिमाग में, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये दो कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट केस, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर फोर्स जीरो होगा, दैट मींस कि वहां पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। दूसरी बात, अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो लेस देन जीरो होगी, और अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, जो कि क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में इजी हेल्प करती हैं, और इसके साथ में आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करती है कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नोट कर लो इसको। तो आई होप आज की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है तो मुझे जल्दी जाना है आज, ठीक है। तो अब इस क्लास को आगे नहीं बढ़ाते हैं, और अब जो अगली बातें हैं वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।